दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित वीडियो है। ठीक है, इसका सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। ये चौथा वीडियो है इसका। ठीक है, 3 वीडियोज़ इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो भी आपको कुछ अगर डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। वीडियो देखते हैं तो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कमेंट है कुछ तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियोज़, अच्छा लग रहा है, और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, टाइम वैसे भी कम है, तो चलिए देखिए, रिवीजन फटाफट रिवीजन करेंगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बेसिकली जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये 29 दिसंबर को कई विश्व के देश हैं जिन्होंने घोषित कर रखा है, लेकिन अगर यूनिवर्सली देखें तो 22 मई को ही जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम। ठीक है, याद रखिएगा। विशेष तथ्य क्या है कि 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता ये कन्वेंशन लागू हुआ था, इसीलिए कई देश उसमें मनाते हैं, लेकिन 22 मई को यूएन के द्वारा जो मनाया जाता है उसी को मानिए आप। ठीक है, ये एनसीएमबी का पूरा नाम दिया गया है। कुछ कुछ संस्थाएं हैं ये, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में जानिए थोड़ा सा, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये। ठीक है, कि इसका ये कहाँ पर स्थित है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो भारत का ये पहला बायोडाइवर्सिटी है, मरीन बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ, जामनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला ये प्रथम अनुसंधान संस्थान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। ठीक है, जैव विविधता प्रवणता क्या होती है? पृथ्वी पर असमान वितरण है, प्रवणता की असमान वितरण है। कैसे कि देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, कोई कोई क्षेत्र होगा, तो आपको, अगर आप किसी किसी जंगल या किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक हो रही है, तो वहाँ पर आपको विविधता अधिक दिखेगी। लेकिन अगर आप वहीं राजस्थान में जाइए या कहीं शुष्क प्रदेश में जाइए, तो वहाँ की आपको विविधता अलग तरीके से दिखेगी और बहुत कम दिखेगी। तो वही है, जैव विविधता प्रवणता दिखाई गई है। तो उसमें बताया गया है कि भूमध्य रेखा की तरफ अगर जाएंगे तो उसमें वृद्धि होती है प्रवणता में, लेकिन वही चीज़ अगर आप ऊपर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटती जाएगी वो। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, सामान्यतः अधिक। आप अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वो कम होती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी, सफ़ेद चादर। तो पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर अक्षांशों में चोटियों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों उन्नतांशों यानी जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ जैव विविधता अधिक होगी। बिल्कुल सही बात है। भारत की भूमि क्षरण तटस्थता जो एलडीएन है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ये कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने? ये भी प्रश्न शायद पूछा गया है। तो 2030 तक, याद रखिएगा। ये 2019 में 2019 पीसीएस में पूछा गया था। भारत के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में, ये भी पूछा गया है। ये सब महत्वपूर्ण है, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ये। इसको आप देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार में। साइलेंट वैली जो केरल में है, को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1984 में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये चमोली, उत्तराखंड। यू के पीएससी वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए इसको। जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में जानिए, क्या है ये? हॉटस्पॉट के बारे में है कि ऐसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती हो, लेकिन साथ ही इन जीव हैं जो जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि विविधता तो बहुत है वहाँ पे, लोकल जो जातियाँ हैं, जो वहाँ की स्थानिक जातियाँ हैं, प्रजातियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उन पे खतरा भी मंडरा रहा है वहाँ पे, चाहे वो मानव गतिविधियों द्वारा, औद्योगिक गतिविधियों द्वारा, किसी भी तरीके से वहाँ पे खतरा है। तो वो ये हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में उसको घोषित किया जाता है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। प्राप्ति स्थल उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उच्च अक्षांशीय प्रदेश में। चलिए देखिए, इसमें आवास ये दिया है, जैव विविधता को खतरा, ये जैसे मेंस वगैरह में लिखने के लिए आपके काम आएगा। इसी तरीके का चार्ट बना दिए, जैव विविधता को खतरा किससे किससे है। आवास एवं हास, आवास का हास एवं विखंडन एक हो गया। विदेशी जातियों का पुनर्वास, ये भी ठीक है। जातियों का विलोपन और वैश्विक तापन एवं प्रदूषण, ये सभी मिला करके जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। नैसर्गिक विलोपन भी हो रहा है, सामूहिक विलोपन भी हो रहा है और मानवोद्भिद विलोपन भी हो रहा है। ठीक है, कुछ तो प्राकृतिक वजह से, कुछ ऐसे हो रहा है, और कुछ मानवों के द्वारा जो हस्तक्षेप किए जा रहे हैं उसके द्वारा भी हो रहा है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक दिया गया है इसमें। ठीक है, वो वही चीज़ बताया गया है ऊपर। अब देखिए परीक्षा के दृष्टि से देखिए, इसमें जैव विविधता के विकास में क्या सहायक है। तो बंजर भूमि का अगर आप वनीकरण करवा रहे हैं, वनीकरण हो रहा है, चाहे वो सरकारी या जैसे भी हो, तो आप जैव विविधता के विकास में सहायता प्रदान कर रहे हैं। उष्ण एवं गर्म जलवायु के क्षेत्र में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं। कौन से? तो अनियमित तापी प्राणी तितली के, ठीक है, ये उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र में रहने के लिए। तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय ये क्षेत्रों में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर। जैवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र संबंधित है आनुवंशिक विभिन्नता से। किससे संबंधित है जैवमंडल आरक्षित परीक्षण? तो ये आनुवंशिक विभिन्नता से, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। देखिए इसमें महत्वपूर्ण कारक दिए हुए हैं किसके? जैव विविधता संरक्षण के। ये जो जैव विविधता समाप्त हो रही है तो उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक आवासों का ह्रास सबसे प्रमुख कारण है। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, देखिए आप कितना दोहन हो रहा है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अवैध शिकार हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, अंधाधुंध विकास हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया जा रहा है, वन क्षेत्र या वनों की सघनता में कमी आ रही है। तो इन सब को मिला करके जैव विविधता का एकदम से मतलब ये लोग क्षरण कर रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। देखिए उपाय क्या किया गया है, जैसे उपाय में क्या क्या आता है ये बताया गया है। तो दो टाइप का उपाय है, जैसे एक तो स्वास्थाने इन सीटू बोलते हैं और एक वाह्य स्थाने यानी कि एक्स सीटू। तो स्वास्थाने में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क आते हैं, जैसे पवित्र झील हो गया, उपवन हो गया, जीवमंडल निचय हो गया, स्थलीय समुद्री उसमें आता है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, ये सारी चीज़ें इन सीटू में आते हैं। और एक्स सीटू में क्या है, जैसे पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, प्राणी बगीचा, वनस्पतिक बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, ये सब किस में आते हैं? एक्स सीटू में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है। जैवमंडल रिजर्व क्या है ये बताया गया है। तो ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक मतलब रणनीति है, महत्वपूर्ण रणनीति है। स्थापना का उद्देश्य इसका क्या है भाई? प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वास्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना। कहने का मतलब ये है कि जो जैवमंडल रिजर्व होता है वो इन सीटू तकनीक में आता है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण में। जैव विविधता का संरक्षण इसमें दिया गया है तकनीक, जो वही चीज़ मैंने बताया आपको, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक, जहाँ पे नेचुरल चीज़ें, जिस किसी कोई प्रजाति है उसका जो प्राकृतिक स्थल है रहने का, वहीं पर उसका संरक्षण किया जाए तो वो इन सीटू कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में, लेमन शब्दों में आप समझिए, लेमन भाषा में तो ये है। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि अगर आप उससे प्राकृतिक स्थल से उसे हटा करके कहीं ऐसी जगह पर जो प्राकृतिक नहीं है, आपने बनाया मतलब मानव द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ पर अगर आप उसको संरक्षित करते हैं तो वो एक्स सीटू में आता है। वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखिए, वाह्य स्थान संरक्षण क्या है? वही चीज़ें हैं, दो विधियाँ बताई गई हैं, प्रथम विधि और द्वितीय विधि। प्रथम विधि में जियोलॉजिकल पार्क में विलुप्त प्राय प्राणियों का पालन पोषण, और द्वितीय विधि में जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस होती है, वो कौन सा लिक्विड होता है? तो नाइट्रोजन द्रवित। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसमें जैव विविधता संरक्षण यहाँ देख लिया था हमने, जैव विविधता ये हमने देख लिया था। ये देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरीके के प्रश्न जो है जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आप ऐसे बनाइए
बना के डायग्राम और ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे बहुत बढ़िया नंबर मतलब मिल जाएंगे आपको। आप ये मान के चलिए 0.5 प्लस मतलब 0.5 आपके नंबर बढ़ जाएंगे इस तरीके का अगर बनाएंगे डायग्राम तो। ठीक है, शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ये भारत में प्रवाल भित्ति के रूप में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से? कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है प्रवाल, जो प्रवाल भित्ति है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में और मन्नार की खाड़ी में। प्रवाल भित्ति क्षेत्र के प्रकार कौन से हैं ये भी देख लीजिए आप। तो एक तो फ्रीजिंग होता है, एक एटॉल। तो फ्रीजिंग में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रीजिंग जो है वो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एटॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है, एटॉल। ठीक, याद रखिएगा इसको। जैव विविधता के उपयोग, भाई जैव विविधता के क्या उपयोग हो सकते हैं? अब हम बोलते हैं ना कि जैव विविधता बचाइए बचाइए बचाइए, तो उनके उपयोग के बारे में पूछा गया है कि भाई ये क्या उपयोग हो सकते हैं इनके। तो देखिए, जैव विविधता से सांस्कृतिक लाभ होते हैं। ठीक है, भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत हैं ये। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन सबसे बड़ी बात है। पारतंत्र सेवाएं, इनसे पारतंत्र में बहुत सारी चीज़ें हम इनसे लेते हैं। ठीक है, सौंदर्यपरक लाभ भी हैं, औषधि निर्माण, ये सब सारी चीज़ें हैं जैव विविधता के उपयोग। ठीक है, तो इसको इसीलिए बोला जाता है कि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा फिर। ठीक है, तो ये है जैव विविधता के उपयोग दिया गया, वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया आपको कि धार्मिक विश्वास, फिर राष्ट्रीय गौरव के लिए, सौंदर्यपरक लाभ, उसमें पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना, ये सब चीज़ें हैं। पारतंत्र सेवाएं क्या हैं? देखिए, पारतंत्र सेवाएं जो ऊपर लिखी हुई थी, तो उसमें क्या है कि जलवायु नियंत्रण आता है, वन एवं सागरों द्वारा अपशिष्ट अपशिष्ट का पुनः चक्रण। ठीक, जल संरक्षण, सस्य परागण, पोषण चक्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम। तो ये सारी चीज़ें पारतंत्र सेवाओं में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भोजन एवं उन्नत किस्म के स्रोत हैं ये, इससे नई फसलें और उन्नत किस्म की फसलें। ठीक, औषधि निर्माण में कुनैन, टैक्साल, ये सब यूज होती है ना। अब कुनैन से क्या है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। टैक्सॉल जो है ये, इससे क्या बनता है, ये कैंसर रोधी दवाई बनाई जाती है इससे। ठीक है, बोटानो केमिकल्स, इससे भी कुछ, इसका पता नहीं, इसका आप देख लीजिएगा क्या है। मार्फिन, ये मार्फिन है, इससे भी। तो ये सभी औषधि जो है उस उद्योग निर्माण में इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए देखिए अभी आईयूसीएन के बारे में बताया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है। ये बेसिकली वही जैव विविधता संरक्षण के लिए, ठीक है, एक संस्था है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन, इसमें प्राकृतिक संरक्षण एवं प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में ये कार्यरत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से ये पृथक संस्था है, ये उससे उससे रिलेटेड नहीं है, अलग है। ये आधिकारिक दर्जा इसको पर्यवेक्षक का मिला हुआ है, लेकिन ठीक है। प्रकाशक, ये क्या करती है प्रकाशन में, ये रेड डाटा बुक्स का एक लिस्ट निकालती है। ये उसमें क्या है, विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं जातियों की सूची ये उसमें निकालती है, रेड डाटा बुक्स में। ठीक, किसी प्रजाति को तब विलुप्त कब माना जाता है, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में, अगर मान लीजिए कि कोई जानवर है, उसका कोई प्राकृतिक स्थल है, वहाँ पे वो 50 वर्षों तक नहीं देखी गई, तो समझिए वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई वो। ठीक है, सूची के लाभ क्या होते हैं, इससे आपको जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय बारे में जागरूकता मिलती है कि भाई यार ये अब मतलब ख़त्म होने वाला है। संकटापन्न प्रजातियों की पहचान होती है, उनका अभिलेखन किया जाता है। जैव विविधता का ह्रास की लिखित सूची का निर्माण, स्थानीय स्तर पर संरक्षण के कार्यों का निर्देशन किया जाता है उसी हिसाब से। जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ जो हैं वो बताया गया है उसमें। ठीक है, अब देखिए डिक्लोफिनैक सोडियम, ये क्या है, ये है एक दर्द निवारक दवा जो बुखार में जानवरों को दी जाती है, पशुओं को। ठीक है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको, अब आप अगर ऐसे ही नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं उनको, गिद्ध खाते हैं, और वो गिद्ध के अंदर जो है वो ये जो डिक्लोफिनैक दवा है वो जाता है उनके अंदर, और वो जहर का काम करता है, और विदिन 30 डेज़ गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। अभी देखिए कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान में लगभग इतने करोड़ गिद्धों की
मृत्यु हो चुकी है इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लोफिनैक की वजह से। तो अभी इस दवा का जो है इस्तेमाल प्रतिबंधित है, ठीक है। अभी आप ये आपको मार्केट में दवा नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये इसी वजह से है। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2018 में, ठीक है। टम्बला लोक कोक ये क्या है? टम्बला कोक ये मॉरिशस में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, जो डोडो वृक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। ये विलुप्ति के कगार पर, मतलब क्या ये ख़त्म ही हो गया है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि डोडो पक्षी का विलुप्त हो गया ये कारण। इसका परिणाम क्या हुआ कि डोडो वृक्ष जो है, वृक्ष में प्रजनन नहीं हो पाया, क्योंकि जो ये डोडो पक्षी होता था, ये क्या करता था कि उसके फल को खा करके और जाएगा कहीं दूसरी जगह, वो रहेगा बैठेगा, तो उसके मल से वो वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ से वहाँ, मतलब इस तरीके से उसका वृक्ष का जो है प्रजनन कार्य होता था। लेकिन अब चूंकि बीज डोडो पक्षी है नहीं, तो वो फिर अब कैसे जाएगा इधर उधर, तो वो अब ख़त्म होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सारी प्रजातियां निर्भर हैं। कोई एक प्रजाति अगर विलुप्त होती है तो दूसरी प्रजाति का अपने आप ही वो अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जैसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये क्या है? ये एक चमगादड़ की प्रजाति है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका एक अन्य नाम क्या है? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके नाम से जाना जाता है। देखिए, डुगोंग क्या है? डुगोंग एक स्तनधारी है, ये समुद्री स्तनधारी, इसको समुद्र की गाय भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी विलोपन के कगार पे है। ये जो नाम दिए गए हैं ये सारे वो IUCN के उसमें लिस्ट में हैं, ये सब कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई इंडेंजर्ड है, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कोई एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हैं, कोई सुभेद्य है। तो ये शाकाहारी है, ये स्तनधारी मैमल्स में गिनी जाती है। ये समुद्री गाय कहा जाता है इसको, घास के खाने के कारण, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में सबसे बड़ी संख्या में मन्नार की खाड़ी, जो पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, वहाँ ये पाई जाती है। अन्य भारतीय क्षेत्र जहाँ पे ये पाई जाती हैं तो कच्छ की खाड़ी में, सौराष्ट्र तट पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलती है ये, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सम्मिलित है ये, तो याद रखिएगा इसको, ठीक। देखिए, भारतीय वन्य गधा, ये इसका प्राकृतिक आवास कहाँ है? कच्छ का रन, ठीक। तो ये देखिए, सिंह पुच्छ वानर, पुंछी वानर, ये मतलब निवास स्थान इसका कहाँ पे है? दक्षिण भारत की स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है ये, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि में। उड़न गिलहरी, ये भारत, रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि के अनेक भागों में पाई जाती है। कुल 7 प्रजातियां हैं ये भारत में, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। इससे आपको पता चलेगा कि ये है, ठीक। ये प्रोसोसिप जूलीफ्लोरा, ये क्या है? इसके बताया गया है ये कहाँ पे पाया जाता है। मूल स्थान इसका मैक्सिको है। वर्ग, ये छोटा पौधा या झाड़ी है। भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया ये। हिंदी नाम इसका है विलायती बबूल। ये विलायती बबूल बड़ा ही मतलब अजीब सा, खतरनाक सा प्राणी है ये, मतलब पौधा है, ठीक है। ये कहीं भी उग जाता है और उसके बाद ये पूरा, इसकी धारणा है कि ये पर्यावरण को के लिए बहुत हानिकारक है ये। तमिल नाम इसका क्या है? सिमई करुवेलम, करुवेलम, ठीक। ये और दूसरा क्या है इसका दुष्प्रभाव? देखिए, इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक जल का अवशोषण करती हैं, जैव विविधता के लिए खतरनाक है। भूजल का व्यापक पैमाने पर अवशोषण करता है ये। वायुमंडल में विभिन्न जहरीली पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता, ठीक है। आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को ख़त्म कर देता है ये। तो ये सब चीज़ें हैं, ये विलायती बबूल जिसको बोलते हैं ना, वो आपने देखा होगा, ठीक है। रेड पांडा, देखिए, ये वैज्ञानिक नाम एलुरस फलगेंस है। फायर कैट के नाम से भी जानते हैं इसको। रकून जैसी छवि है इसकी। पर्यावास क्षेत्र कहाँ है इसका? प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वैसे नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में भी पाया जाता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अभी देखिए, हम भारत में रामसर साइट्स का मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरा उसके बारे में पता चल जाएगा। मैंने एक ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज चलाई है, उसमें वो मैंने पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसको भी मैं फ़िलहाल बता देता हूँ आपको। रामसर स्थलों की सूची इसमें दिया गया है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है।
ठीक, देखिए अभी टोटल जो रामसर साइट्स हो गई हैं वो 49 हो गई हैं इंडिया में। ये पुराना है, ये जब छपी होगी ये दृष्टि वाली बुक, तो इसमें उस समय उतना ही रहा होगा डाटा, 46 था। ये तो मैंने एक लिखा था, अभी 2 और बढ़ गई हैं। एक जो बखीरा बढ़ी है अपने यूपी में, और एक गुजरात में बढ़ी है। ठीक है, तो उसको भी मैं बता दूंगा अभी आपको। चलिए ठीक है, देखते हैं, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में 10 हो गई हैं, ये हैदरपुर के अलावा एक बखीरा भी ऐड हुई है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल 10 हो गई, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कौन कौन से? ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्घा, समसपुर, सरसई, सांडी, समन पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर, हैदरपुर और एक बखीरा पक्षी अभयारण्य। ये 10 यूपी में सर्वाधिक हैं भारत में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 3 हैं, वुलर झील, सुरनसीर जिसको मानसर झील भी बोलते हैं, और होकेरा। राजस्थान में 2 हैं, केवला देव राष्ट्रीय पार्क और सांभर झील। महाराष्ट्र में 2 है, कौन कौन से? नंदूर माधेश्वर और लोनार झील। आंध्र प्रदेश में 1 है, कोलेरू। आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा कोलेरू है, पुलिकट नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। कहीं अगर पुलिकट दे दिया तो आपको लगे कि यार आंध्र प्रदेश में 1 है, कहीं यही तो नहीं, तो याद रखिएगा इसको। ठीक, देखिए पश्चिम बंगाल में 2, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि और सुंदर वन आर्द्रभूमि। लोकटक मणिपुर, इसमें बेसिकली सभी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मेन मेन ऐसे बता दिया है, सिर्फ 19 दिया है, लेकिन बहुत सारे हैं। मैंने वो पूरा वीडियो बना दिया है, आप देखिएगा, उसमें 5-7 मिनट का ही है, बहुत बड़ा नहीं है वीडियो। आप उसको देख लेंगे, एक भी प्रश्न आपके इससे गलत नहीं होंगे। ठीक, ये दिया हुआ है इसमें। अच्छा, ये नीचे दिया हुआ है 27, और उसमें 19 है, इसमें 27 है। ठीक है, तो गुजरात में यहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे है नल सरोवर है, वधावन है, थोल है, और इसके बाद वो जखड़िया जखड़िया करके है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, खिचड़िया है वो। ठीक है, गुजरात में 4 हो गए हैं, याद रखिएगा इसको, गुजरात में 4। ठीक, तो यहाँ देखिए पंजाब में कौन कौन से हैं? केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण, हरके, कांजली, रोपड़, ये सब हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका। रेणुका सबसे छोटी है, मैंने लिख दिया है इसमें। असम में दीपोरबिल है एक, बिहार में भी एक ही है, काबरताल। त्रिपुरा में रुद्रसागर है, एक ही है। उड़ीसा में भितरकनिका और चिल्का 2 हैं। ठीक, तमिलनाडु में एक ही है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य। केरल में अष्टाईमुडी, सस्टाकोटम और वेम्बनाथ। ठीक है, वेस्ट, और इधर मैंने बता दिया, हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडवास, याद रखिएगा इसको। आंध्र, बाकी मैंने बता दिया। लद्दाख में स्योमोरिरी और स्योतकर, ये 2 हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 49 है। मैंने ये सारा बना रखा है वीडियो, आप उस वीडियो में देखिए, तो पूरा डिटेल से मैंने बताया है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखिए आर्द्रभूमि के बारे में मैंने ये पूरा बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं मतलब डबल बता रहा हूँ, मैंने पूरा बता रखा है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि जैव विविधता का बृहद ये संग्रहागार है, जलीय तथा शुद्ध शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र है ये, यानी कि पानी और सूखा, ये बीच का क्षेत्र है ये। ठीक है, प्रकृति में पानी को सोखने और छानने का ये विशाल स्पंज होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि तालाबों को या जो बड़ी झील हैं या उनको बचा के रखना चाहिए, उनको संरक्षित करके रखना चाहिए। उससे क्या है, वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता रहता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लीजिए आप। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ये रामसर ईरान में एक जगह है, वहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को बैठक हुई थी इसकी। ठीक है, और 21 दिसंबर 1975 को वो कन्वेंशन लागू हुआ था। ठीक, तो तभी से इसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन पड़ गया। ठीक है, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है 2 फरवरी को, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ग्लैंड, ये रामसर सचिवालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, मैंने पहले बता दिया आपको। भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है गुजरात, और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बोलीविया है, याद रखिएगा। अगर सर्वाधिक विश्व में कहाँ पर वेटलैंड्स पाई जाती हैं तो यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उन आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण या किसी भी कारण से आर्द्रभूमियों की अगर परिस्थिति की मतलब उसमें ह्रास हो रहा है तो उसको इस रिकॉर्ड रजिस्टर में एंट्री की जाती है उससे। ठीक है, या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है, तो इसलिए उसमें इसको एंट्री दी जाती है। ठीक है, तो
उसी वजह से ये रिकॉर्ड ये बनता है रजिस्टर, ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ देखिए जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 भारतीय संसद द्वारा। ठीक है, ये भी मैचिंग में आता है, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न मैचिंग में। सारे डेट्स एक तरफ दे देंगे और कुछ कन्वेंशन और कुछ एक्ट एक तरफ दे देंगे। प्रावधान इसमें क्या है? स्थापना देखिए, राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई इससे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ पे? तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक है, 2003 में, याद रखिएगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी, पक्षियों उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु कार्यरत है। ये प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी, विश्व भर में 121 देश हैं इसमें। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में, याद रखिएगा इसको। ठीक, देखिए जैव सुरक्षा से इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स और ये सब दिए हुए हैं, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। ऐसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसमें। देखिए जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये हुआ था। कब हुआ था? ये 2000 में साइन हुआ था और 2003 में लागू हुआ, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पत्रकारों की ये पक्षकारों की जो बैठक हुई थी, COP और MOP1, ठीक है, ये कब हुई थी? 23 से 27 फरवरी 2004 को कुआलालंपुर में। भारत 23 जनवरी 2001 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया इसने, कार्टाजेना में। ठीक है, संबद्धता क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये मैचिंग में आता है। ये कार्टाजेना किससे संबंधित है? अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। विशेष क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका गैर सदस्य है इसमें। ठीक है, इसका सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा इसको। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ट्रैफिक में क्या है विशेष कि ये वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण है ये। ठीक है, और ये गैर सरकारी संगठन है। इसका मिशन है वन्य पादप एवं जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, उससे सुनिश्चित करना। ठीक है, ट्रैफिक स्थापना इसका 1976 में, याद रखिएगा। WWF एवं IUCN का ये रणनीतिक गठबंधन है, ट्रैफिक, याद रखिएगा, WWF और IUCN का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, कोशिश करेंगे 1, 2, 3 वीडियो में इसको पूरी बुक को फिनिश कर दिया जाए। और आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इसको। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट कर दिया करिए आप लोग, कुछ अगर डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।